हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज। जी हाँ बच्चों, आज से हम लोग सीरीज ऑफ नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, है ना बच्चों। सीरीज का कन्वर्जेंस हम लोग देखेंगे, कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, कब ऑसिलेटरी होगा। ये बातें बेटा हम लोग यहाँ पर आज से चेक करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ जो है बीएससी पार्ट 1 के बच्चे भी करते हैं, आईआईटी जेम के बच्चे भी करते हैं, सीएसआईआर नेट के बच्चे भी करते हैं, गेट एग्जाम में भी फ़ायदेमंद है, यूपीएससी एग्जाम में भी फ़ायदेमंद है, बीपीएससी एग्जाम में भी फ़ायदेमंद है। शायद ही कोई कंपटीशन हो मैथ्स का जहाँ पर बेटा ये यूज़ ना होता हो। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। हालांकि सीक्वेंस का मैं शॉर्ट में अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज़्यादा हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। सीक्वेंस में डिटेल से बेटा पढ़ा चुका हूं और वो एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम है रियल एनालिसिस, है ना। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट के कॉलम में जाएंगे तो रियल एनालिसिस का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस पढ़ाया है और हाँ, उसमें मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ, है ना, सीरीज ऑफ फंक्शंस भी बेटा पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक को टच करेंगे आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और सीक्वेंस को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। हम लोग इस प्लेलिस्ट में सीरीज को पढ़ेंगे, हालांकि सीक्वेंस का थोड़ा सा आइडिया बेटा हम लोग यहाँ पर लेंगे, है ना, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा हमको आना चाहिए। तो बेटा इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सीरीज को और ये पूरा एक अलग प्लेलिस्ट होगा, है ना। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना। इसका भी लिंक मैं बेटा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरी सीरीज के आप पूरी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस मस्त होके पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं पालना। देखो बच्चों, सीरीज को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना तो बेटा सीरीज है, लेकिन सीरीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस के बारे में देखें, है ना। थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में समझें। एक टर्म और भी होता है प्रोग्रेशन, जो हम लोग 11-12 लेवल पर पढ़ते हैं। अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, ये मैंने प्रोग्रेशन में टॉपिक में आपको बताया था। क्लास 11 का मेरा टॉपिक है प्रोग्रेशन, जैसे एपी जीपी एचपी, वो भी एक प्रकार का सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है कि स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है। तो प्रोग्रेशन अलग से आप जाके पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेशन को बेटा मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं क्या प्रोग्रेशन है क्या सीक्वेंस है, तो वहाँ मैंने क्लास 11 की मेरी प्लेलिस्ट है प्रोग्रेशन की, उसमें जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। सब कुछ बेटा मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर भी हर प्लेलिस्ट को अलग अलग ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट के कॉलम में जाइए और आप वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, सब कुछ अलग अलग मिलेगा। पढ़ना है और मजे के साथ बेटा पढ़ना है। देखो बच्चों, सीरीज को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस के बारे में कुछ बातें बताता हूं। देखो बच्चों, क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है। और कहां से कहां तक होता है, n to r होता है। n का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। r का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। मतलब ये एक प्रकार का फंक्शन है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर और कोडोमेन होता है रियल नंबर। मतलब देखो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन, है ना, इसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर और रियल नंबर क्या होता है, कोडोमेन। अब देखो ये डोमेन कोडोमेन ये आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि मैं आप डिटेल से फंक्शन पढ़ना है तो क्लास 11 और 12 दोनों की अलग अलग फंक्शन की प्लेलिस्ट है। आईआईटी लेवल से मैंने फंक्शन पढ़ाया, बहुत डिटेल से पढ़ाया, जाके पढ़ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दूंगा। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन, ठीक है। फंक्शन में दो चीज़ें हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन। जैसे क्या होता है, मान लो मैंने डोमेन में ले लिया 1 2 3 4 और कोडोमेन में ले लिया 1 2 3 से लेकर के 10 तक। मान लो दो चीज़ें ले ली मैंने और फंक्शन को ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने x + 3, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन को y = x + 3 भी लिख सकते हैं। 2D में, 2 डायमेंशन में कोई भी फंक्शन होता है तो उसको हम fx की जगह पर y लिख सकते हैं। 2 डायमेंशन में ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शन होना चाहिए। देखो अब फंक्शन में एक बात खास क्या होती है, जैसे x की वैल्यू ये डोमेन से लेगा, जैसे x की वैल्यू कहाँ से आएगी, डोमेन से।
जैसे x की वैल्यू क्या होगी 1, तो y क्या मिलेगा 4, x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो y क्या होगा 5। तो x की वैल्यू डोमेन से ये लेगा और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। y या fx एक ही बात है, y की वैल्यू या fx, देखो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं f ऑफ 1 बराबर 4, एक ही बात है, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 2 बराबर 5, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो इसी तरीके से अगर हम x को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6, और अगर हम x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 7, क्योंकि देखो x को केवल हम 1 2 3 4 ही ले सकते हैं। x के पास डोमेन से वैल्यूज लेता है x, और x को हम 1 2 3 4 ले सकते हैं, ध्यान रखो बस, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका डोमेन क्या क्या हुआ 1 2 3 4, और ध्यान रखना डोमेन के हर एक पॉइंट पर y मिलना चाहिए तब वो फंक्शन होगा, है ना। और x कहां से आएगा, डोमेन से आएगा x, इसके अलावा x को हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हाँ, अब देखो जो y की वैल्यूज आती हैं उनको रेंज कहते हैं। तो देखो यहाँ पर रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 4 5 6 7, ये हमारा रेंज है। रेंज और कोडोमेन अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। रेंज क्या होगा, रेंज जो है ये कोडोमेन का सबसेट होगा, सबसेट। सबसेट का मतलब स्पेशल केस में वो इक्वल भी हो सकता है, सबसेट का मतलब स्पेशल केस में वो इक्वल भी हो सकता है, ध्यान दो, ठीक है ना। तो हम जो बेटा सीक्वेंस पढ़ते हैं एक्चुअली ये रियल सीक्वेंस होती है, रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्यों, क्योंकि इसके आंसर हमेशा मतलब इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए, y की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो रेंज होती है, और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब उसके छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, सबसेट में दोनों बातें आती हैं, छोटा या बराबर। तो यहाँ पर y की जो भी वैल्यू आएंगी वो रियल आएंगी, और जनरली हमें रियल सीक्वेंस ही पढ़ना होता है, ज्यादातर 95% केसेस में हम रियल सीक्वेंस ही पढ़ते हैं। एक आध कोई कंपटीशन ऐसा होगा जहां पर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की बात भी की जाती है, अदरवाइज ज्यादातर हम रियल सीक्वेंस ही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज रियल आती हैं, है ना, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तो रेंज कोडोमेन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर कोडोमेन आर है, रेंज नहीं। सीक्वेंस का कोडोमेन आर होता है, रेंज नहीं। कोडोमेन का मतलब रेंज उसके अंदर आना चाहिए। देखो रेंज जो आया है वो कोडोमेन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको फंक्शन का छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो फंक्शन में दो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये कि एक x के लिए दो y नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, मतलब जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखूं y स्क्वायर बराबर x, और x की वैल्यू मैं 1 ले लूं, तो y स्क्वायर बराबर 1, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक x के लिए दो y आ रहा है। एक x के लिए दो y नहीं होना चाहिए फंक्शन में, कभी भी ऐसी चीजें फंक्शन नहीं होती। हाँ, दो अलग अलग x के लिए सेम y हो सकता है, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं y बराबर x स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। x बराबर 1 पर भी देखो y बनाएगा, x बराबर -1 पर भी y बनाएगा। हाँ, अगर डोमेन में 1 और -1 हुआ तो, है ना भाई, x को 1 और -1 तभी ले सकते हैं ना जब डोमेन में ऐसा दूं कि भैया इसका डोमेन ये है ना। डोमेन पे डिपेंड करता है आप x क्या लेंगे, और डोमेन सवाल में दी जाती है। जब भी फंक्शन लिखा जाता तो इस तरीके से लिखा जाता, या इस तरीके से नहीं भी लिखा जाता है तो फिर डोमेन हमको निकालनी पड़ती है। वो फिर मैंने तरीका बताया था, फिर उसके लिए आपको क्लास 12 पे जाना पड़ेगा, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12 का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्लास 12 का पूरा कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो क्लास 12 का कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे सब कुछ है, आप जाइए, क्लास 12 का पूरा कैलकुलस है, हर टॉपिक अलग अलग है, पढ़िए, जाकर एंजॉय करिए। खैर वो बात की बातें में छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। तो एक x के लिए दो y नहीं होना चाहिए फंक्शन में। दूसरी बात, कोई भी x छूटना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर y मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं डोमेन ये दूं, कोडोमेन ये दूं, और y की वैल्यू ये ले लूं 1/x-2, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर y इनफाइनाइट हो जाएगा, और y को इनफाइनाइट नहीं लेते हैं कभी भी, है ना। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x में आपने डोमेन की वैल्यू 2 भी आपको लेनी पड़ेगी, और x बराबर 2 रखते ही y इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे। x के हर पॉइंट पर y निकलना चाहिए। अगर x का कोई भी एक पॉइंट ऐसा है, एक भी पॉइंट x का ऐसा हो गया जिस पर y नहीं आ रहा, तो फिर वो फंक्शन नहीं होता। तो खैर मैंने फंक्शन को आपको छोटा सा आइडिया दिया। तो सीक्वेंस क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। इसका डोमेन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है,
नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट होता है, ठीक। फिर कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आता है। रियल नंबर में 0 1 2 3 -1 -2 1/2 1.5 √2, मतलब रियल में रैशनल इरेशनल सब आता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है ना। तो ये इसका कोडोमेन होता है सीक्वेंस का। अब देखो सीक्वेंस क्या लेना है ये हमेशा हमको बताया जाएगा। हालांकि सीक्वेंस को बेटा यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीक्वेंस को थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं बस। सीक्वेंस को डिटेल से पढ़ने के लिए मैंने बताया, मैंने अलग सीक्वेंस पूरा प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, उसका नाम है रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसका लिंक मैं नीचे यहाँ पर दे दूंगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाना सीखिए बेटा। किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाकर देखा करो कि उसने क्या क्या अपलोड कर रखा है, वहाँ से मालूम चलता है। तो मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या टॉपिक मैंने अपलोड कर रखे हैं और वो आपके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों लिखो, जल्दी लिखो बच्चों इसको फटाफट। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो ध्यान दो बच्चों, अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक सीक्वेंस है fn बराबर n/n+1। देखो ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, तो मतलब सीक्वेंस का मतलब अंडरस्टूड है कि आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। भाई x की जगह मैंने n ले लिया, fx लिख रहे थे ना, fx ना लिख करके मैंने x की जगह n ले लिया। तो जैसे n को 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे 2/3 आएगा, 3/4 आएगा। देखो ये सारे हमारे क्या हो गए, सीक्वेंस के टर्म्स हो गए, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे क्योंकि n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा हमेशा। तो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होंगे और ये इस सीक्वेंस का nth टर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक सीक्वेंस है, ऐसे भी लिख दें। हम कह सकते हैं ये हमारी सीक्वेंस है, दोनों सेम बातें हैं, कैसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सीक्वेंस को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, देखो इस सिंबल में n/n+1, इसका मतलब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम fn लिखें तो साथ में बताना पड़ेगा इट इज सीक्वेंस, भाई तभी तो कोई बंदा n की वैल्यू 1 2 3 लेगा भाई, अदरवाइज ये तो एक सिंपल फंक्शन हो गया। आप सिंपल में जरूरी थोड़ी n की वैल्यू आप 1 2 3 ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप n की वैल्यू। तो जब तक आप ये लिखें और साथ में ये बताएं कि ये सीक्वेंस है तभी वो n की वैल्यू 1 2 3 रखेगा। अब यहाँ पर ये बताने की जरूरत भी नहीं कि ये सीक्वेंस है, ये सिंबल ही बता रहा है कि ये एक सीक्वेंस है और आप n की वैल्यू 1 2 3 4 लिख सकते हैं, है ना। ये अपना nth टर्म है। अब fn की जगह कई लोग यहाँ पर tn भी लिखते हैं, tn का मतलब nth टर्म, या un भी लिखते हैं, इसका मतलब nth टर्म, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, ये बात समझना। तो सीक्वेंस हम कुछ भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 लिख करके उसके अलग अलग टर्म्स हम निकाल सकते हैं। मान लो मैंने सीक्वेंस लिखा n², तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ले सकते हैं, 2² ले सकते हैं, 3² ले सकते हैं, 4², n की वैल्यू 1 2 3 4 से आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, है ना। तो सीक्वेंस में आप सीक्वेंस को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो अगर मैं ये कहूँ कि tn बराबर n/n-3 है, तो देखो बच्चों ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि n बराबर 3 पर इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर के हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू आनी चाहिए, है ना, तभी उसका डोमेन नेचुरल नंबर माना जाएगा। क्योंकि फंक्शन में डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर, अब ये सीक्वेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि n की वैल्यू आप 3 इसमें रख नहीं सकते, है ना। कोई भी एक वैल्यू अगर n की छूटेगी तो वो सीक्वेंस नहीं होगा। अच्छा, तो ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस का बहुत ज्यादा मैंने आइडिया बताया, अलग प्लेलिस्ट है रियल एनालिसिस की जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके पढ़ लेना। तो बस सीक्वेंस को हम इतना पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे आखिर सीरीज क्या होता है, क्योंकि हमें सीरीज यहाँ पर डिटेल से बच्चों पढ़नी है, ठीक है। सीक्वेंस में आप बहुत डिटेल से जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बेटा सीक्वेंस के मैंने बनाए हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, ये सब बहुत डिटेल से मैंने बेटा वहाँ पर समझाया हुआ है,
ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, अब देखो सीरीज क्या होता है, जरा समझो ध्यान से, इसको लिख लो। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, अब सीरीज क्या होती है जरा समझो ध्यान से। देखो मान लिया मैंने कि Fn या Tn हमारा सीक्वेंस है कोई, उसका nth टर्म है ना, या ऐसा कह दें कि ये मान लो हमारा एक सीक्वेंस है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा एक क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। अब देखो अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में ऐड कर दें, ऐसे सिग्मा ले लें, सिग्मा का मतलब n क्या होगा, 1 to इंफिनिटी, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर के अप टू इंफिनिटी। तो इसी को हम बोल देते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब कुछ नहीं, सीक्वेंस के टर्म को आपस में जोड़ दो, है ना, सीक्वेंस के टर्म को आपस में ऐड कर दो इनफाइनाइट तक, तो इसी को हम कह देते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ध्यान रखना, क्योंकि सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट टर्म ही होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम सीक्वेंस जनरली अगर कुछ ना कहा जाए तो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होंगे, अगर कुछ ना कहा जाए तो। हाँ, अगर वो कह दे कि हमने 20 टर्म की सीक्वेंस ली है तो वो अलग बात है भाई, 20 टर्म हो जाएंगे, केवल n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक आप रखेंगे। वो डोमेन को चेंज कर सकते हैं, है ना, वो अलग बात है। अदरवाइज कुछ भी नहीं कहा जाएगा तो सीक्वेंस में आप इनफाइनाइट टर्म लेकर ही हमेशा चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि नेचुरल नंबर पूरा उसका डोमेन है। तो वैसे ही सीरीज में कुछ भी ना कहा जाए तो सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं और उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, मैं कह दूं कि 20 टर्म लेने वो अलग बात है फिर, है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है, n अपॉन n प्लस 3, ये हमारा मान लो एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। तो अब देखो जैसे इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 4 हो गया, 2 रखेंगे तो 2/5 हो गया, 3 रखेंगे तो 3/6 हो गया, 4 रखेंगे तो 4/7 हो गया, एंड सो ऑन। देखो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। अब इसी को अगर हम ऐसे लिख दें सिग्मा n अपॉन n प्लस 3, या ऐसे लिख दें 1 अपॉन 4 प्लस 2/5 प्लस 3/6 प्लस 4/7, तो ये क्या हो गई, सीरीज हो गई। तो ये क्या हो गई, सीरीज हो गई, है ना। अब ये मत समझना कि सीक्वेंस के बीच में हमेशा प्लस प्लस ही आएगा, कई बार माइनस भी आ सकता है। जैसे कि मान लो हम सीक्वेंस ही ऐसा ले लें, -n अपॉन n प्लस 2, मतलब सीक्वेंस ऐसा ले लिया तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1/3, 2 रखोगे तो क्या होगा -2/4, 3 रखोगे तो -3/5, ये सीक्वेंस हो गई। अब इसके टर्म को ऐड करो तो क्या हुआ, -1/3 प्लस ऑफ -2/4 प्लस ऑफ -3/5, तो देखो ये हमारी सीरीज हो गई। तो ऐसा नहीं समझना कि सीरीज के बीच में सारे प्लस 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 ही होंगे, सीरीज के बीच में हो सकता सारे माइनस हो या कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब सीरीज का मतलब ये हुआ कि आपने सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया तो क्या बन गई बच्चों, वो सीरीज बन गई। बात समझे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जो प्रोग्रेशन होती है वो एक सीक्वेंस का स्पेशल केस होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। 3 टाइप की प्रोग्रेशन, एक दो और बन जाती है, जैसे अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक को मिला देते हैं। तो प्रोग्रेशन जो है उसको डिटेल से पढ़ना अगर आपको, वो क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 11 की बेटा अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर प्रोग्रेशन को आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर सब कुछ आपको मिलेगा। क्लास 11 से लेकर के BSc MSc के 11 12 तो पूरा अपलोडेड है। BSc MSc के आपको मैक्सिमम टॉपिक मिलेंगे, कुछ जो छूटे हुए वो भी मैं जल्दी शुरू करूंगा, टेंशन नहीं पालना। BSc MSc का जो हर कंपटीशन का पूरा सिलेबस में अपलोड करके मानूंगा, टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है, मस्त होके पढ़ना है। देखो बच्चों
अच्छा, तो सीरीज का मतलब आप समझ गए। अब बच्चों क्या होता है, यहां पर हम देखें आके कन्वर्जेंट सीरीज या डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ये क्या है, जो हमको स्पेशली यहां पर पढ़ना है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले यहां पर इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, भूल गया कुछ भूल के भी है, मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों, कन्वर्जेंट सीरीज आखिर क्या होती है। कन्वर्जेंट सीरीज या सीरीज का कन्वर्जेंस, दो शब्द हैं, ये दो वर्ड हैं। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, जैसे उसी प्रकार ईमानदार आदमी और आदमी की ईमानदारी, तो वही कन्वर्जेंस मतलब ईमानदारी उसकी प्रॉपर्टी, और कन्वर्जेंट मतलब ईमानदार आदमी वो खुद, ठीक है ना, वही चीज है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है, मान लो हमें कोई सीरीज दी गई, मान लो हमें दिया गया है सिग्मा ऑफ Tn या सिग्मा ऑफ Un, ये मान लो हमें कोई सीरीज दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो Un हो गया ये सीक्वेंस हो गया, और Un क्या हो गया, उसका nth टर्म हो गया, ठीक है। Un क्या हो गया, उसका nth टर्म हो गया, है ना। n बराबर 1 से इनफाइनाइट क्या होगी, सीरीज होगी, क्योंकि सीरीज में जनरली इनफाइनाइट टर्म ही होते हैं, है ना। और कन्वर्जेंस जब चेक करेंगे तब तो इनफाइनाइट टर्म होने ही चाहिए, है ना, ध्यान रखना। कन्वर्जेंस जब हम चेक करेंगे तो फिर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म लेने ही पड़ेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट टर्म होंगे तभी कन्वर्जेंस चेक किया जाएगा, नहीं तो कन्वर्जेंस चेक नहीं किया जाएगा, ध्यान देना। देखो अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम Sn निकालते हैं। Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज दी जाती है उसके n टर्म का सम सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालते हैं, जिसको हम ऐसे भी कहेंगे सिग्मा ऑफ Tn, n बराबर 1 to n, है ना। मतलब यही हो गया कि T1 प्लस T2 से लेकर के Tn, ये क्या हुआ, n टर्म का सम। सीरीज में इनफाइनाइट टर्म थे, सीरीज में इनफाइनाइट टर्म थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीरीज का nth टर्म वही लिया, है ना, Tn वही लिया, Tn वही लिया, और उसको लेकर के हमने क्या किया, इस सीरीज के n टर्म का सम निकाला, केवल n टर्म का सम हमने निकाला, जिसको हमने Sn कह दिया। Sn क्या है, उसी सीरीज के n टर्म का सम, है ना, उसी सीरीज के n टर्म का सम हमने निकाला। जो भी मेथड हम लगाएं, मेथड क्या होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। भाई देखो, अब हमें n टर्म के सम को निकालना आना चाहिए, तो उसके लिए भी कई तरीके होते हैं, कई तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर अलग अलग सवाल कराऊंगा, तो आप मेथड भी सीख जाएंगे, परेशान हो नहीं होना, सब कुछ पढ़ोगे टेंशन फ्री होकर पढ़ाई बेटा करनी है, एंजॉय करते करते पढ़ाई करनी बेटा। पढ़ाई में बिल्कुल भी रोना धोना दुखी नहीं होना है, मस्त अंदाज में पढ़ना, तभी पढ़ पाओगे। और अगर रोना धोना और टेंशन लेना शुरू कर दिया तो पढ़ोगे तो हो नहीं, और दुनिया भर के रोग अपने अंदर लगा लोगे। आजकल यही हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर रोगी लोग ज़्यादा बन रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा। पढ़ाई के नाम पर क्या होता है आजकल, जितने भी दुनिया भर के ये बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट स्कूल खोले बैठे हैं सब लोग, ये क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते तो नहीं है, बस माता पिता उनके पेरेंट्स और बच्चों को टेंशन देना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर की टेंशन लाद दी, पढ़ाई लिखाई जीरो है, कुछ भी नहीं, समझाना कुछ नहीं। दुनिया भर अंग्रेजी की टेंशन लाद दी कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, और काम की चीज़ें कुछ नहीं, है ना। तो वो मतलब वही है, अगर छोटे बच्चे के लिए टेंशन ज़्यादा हो गई और बेचारे के लिए पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, काम की चीज़ें पढ़ाते नहीं है। वो जब समझ में आता है काम की चीज़ें क्या थी, तब तक कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। जब तक बच्चा समझदार बनता है कि यार क्या पढ़ना चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, तब तक तो उसका पढ़ाई से मोह भंग हो जाता है।
वो कहता है अरे यार बहुत पढ़ ली, अब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई बहुत टेंशन वाली चीज़ है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई में बहुत मज़ा है। अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई में बेटा बहुत मज़ा है, और वही मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एंजॉय करके पढ़िए, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या हुआ कि जो हमने एन टर्म का सम निकाल लिया Sn, तो अब हम क्या करते हैं, Sn की इंफिनिटी पर लिमिट निकालते हैं। Sn की हम क्या करते हैं, इंफिनिटी पर लिमिट निकालते हैं, है ना। अब देखो थोड़ा हमको लिमिट भी निकालना आना चाहिए। अब देखो जब आप n टर्म का सम निकालोगे तो उसमें n का टर्म कहीं ना कहीं आएगा। जब आप किसी भी सीरीज के n टर्म का सम निकालोगे तो उसमें कहीं ना कहीं n इन्वॉल्व होगा। तो जब n इन्वॉल्व होगा तो आप क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, उसकी आप हमेशा लिमिट निकालेंगे। अब अगर ये लिमिट मान लिया फाइनाइट आ गई, अगर ये लिमिट फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर, अगर ये लिमिट कुछ भी फाइनाइट, कुछ भी रियल नंबर आ गई, कुछ भी, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है ना। ऐसे केस में अगर n को आपने इनफाइनाइट पर लिमिट निकाली और इनफाइनाइट पर जो है वो उसका सम कुछ फाइनाइट आ गया, मान लो वो s आ गया, इनफाइनाइट पर उसका सम फाइनाइट आ गया, मान लो s आ गया, तो हम कहेंगे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। अब देखो ध्यान दो, आपने इन n टर्म का सम निकाला और n को रख दिया इनफाइनाइट, तो ये जो निकल के आता है इसी को हम कहते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज। इसी को हम बोल देते हैं कि भाई ये जो निकल के आया है यही हमारी जो सीरीज है उसके इनफाइनाइट टर्म का सम आ गया, है ना। तो मतलब देखो ये हुआ, रफली स्पीकिंग ऐसा हम कह सकते हैं कि सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकल आएगा, क्योंकि देखो आपने n टर्म का सम निकाला और n को इनफाइनाइट भेज दिया, तो उससे क्या हुआ, जो वैल्यू आई वो फाइनाइट आई। फाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट टर्म का सम निकल गया। मतलब कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब ये होता है कि उस सीरीज को इनफाइनाइट टर्म्स तक हम ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके इनफाइनाइट टर्म का सम हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट का बेसिक मीनिंग यही होता है कि उस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम हम निकाल सकते हैं, उसको इनफाइनाइट टर्म तक हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा, अगर मान लो आपने इनफाइनाइट टर्म का सम निकाला, है ना, मान लो आपने Sn निकाला और n को रख दिया इनफाइनाइट। अगर आपने n को इनफाइनाइट रख दिया तो देखो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये फाइनाइट ना आए, ये इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए। तो ऐसे केस में ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। या हो सकता है ये सब निकल ही ना पाए, भाई जरूरी थोड़ी है कि लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आए ही आए। कई बार ऐसा होता है कि लिमिट का आंसर निकल ही नहीं पाता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लिमिट का आंसर निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो उस केस में भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना। अच्छा, तीसरी बात देखो यहाँ पर ये है कि अगर ये जो लिमिट का आंसर है ना, जो लिमिट का आंसर है बच्चों, ये ऑसिलेट करे। ऑसिलेट करे, ऑसिलेट का मतलब कभी कुछ आए कभी कुछ आए, कंडीशन पर डिपेंड कर जाए। ऑसिलेट का मतलब ये हुआ कि इसके आंसर वेरी कर जाएं, मतलब कभी कुछ आ जाएं कभी कुछ आ जाएं, चेंज हो जाएं, तब भी हम ये कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो ऑसिलेटरी सीरीज है। ऑसिलेटरी का मतलब भी ये होता है नॉन कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी भी नॉन कन्वर्जेंट ही होता है ना, ऑसिलेटरी भी नॉन कन्वर्जेंट ही होता है। और मतलब देखो भाई, जब आप लिमिट निकालोगे इन्फिनिटी पर तो एक केस तो ये होगा कि लिमिट फाइनाइट आ जाए, जब लिमिट फाइनाइट आ गई तो कन्वर्जेंट है, इसके बाद सारे केसेस में वो कन्वर्जेंट नहीं है ना। हालांकि इसको अलग नाम दे दिया गया, इसको ऑसिलेटरी कह दिया गया, कुछ लोग कहते हैं इसको डाइवर्जेंट भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, चलो वैसे ऑसिलेटरी कहना ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ ये कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो पक्का डाइवर्जेंट ही है वो, है ना, मतलब उसके इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाल सकते। इस वाले केस में भी हम इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लो अगर Sn ये आ जाए, अगर मान लो Sn आ जाए -1 की पावर n और इंटू n, और आपसे कहा जाए इनफाइनाइट पर इसकी लिमिट निकालिए, तो देखो क्या होगा। अब अगर भाई -1 की पावर n
इसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है n इवन है कि ऑड है। अगर n इवन हुआ तो ये प्लस इंटू इन्फिनिटी आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर n ऑड हुआ तो -1 इंटू इन्फिनिटी तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर ऑसिलेट करेगा, कभी प्लस इन्फिनिटी कभी माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो गया, ऑसिलेटरी। तो कोई n पर डिपेंड कर गया, तो ये क्या मतलब ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। अगर मैंने मान लिया Sn ये आ रहा है तब, है ना, Sn मैंने मान लिया कि मान लो Sn ये है और लिमिट को निकाला, तो लिमिट निकालने का भी बेटा हमको आइडिया होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर मैं सब बताऊंगा। हालांकि बेसिक चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, क्लास 12 का फंक्शन, क्लास 12 का अगर आप कैलकुलस पढ़ लेते हैं, इसमें आप फंक्शन क्या होता है, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ये सब वन वेरिएबल का सिखाया जाता है। और बहुत से सिलेबस में तो ये आता भी है, बहुत से कंपटीशन के सिलेबस जैसे IIT के JEM के सिलेबस में तो ये आता भी है, बहुत सी जगहों पर ये आता है। मतलब अगर ये सिलेबस में नहीं भी लिखा है तब भी इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप ये मत समझना कि हमारे सिलेबस में तो 12 का कैलकुलस लिखा ही नहीं, उसने 12 का कैलकुलस कैसे पूछ दिया, वो पूछ सकता है। 12 का कैलकुलस तो ये मान लीजिए कि आप उसको बेसिक मैथ समझिए, वो कोई भी कंपटीशन में आ सकता है, चाहे वो सिलेबस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। 11-12 का मैथ्स तो हमको आना ही चाहिए, और मैंने बहुत डिटेल से बेटा उसको IIT लेवल से पढ़ाया हुआ है 11-12 के सिलेबस को। कुछ टॉपिक जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, मेरा दूसरा चैनल है ज्ञान कोश IIT मैथ्स करके एक चैनल है, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ अपने चैनल में भी। ज्ञान कोश IIT मैथ्स करके एक चैनल है मेरा और भी, जिसमें मैं 11-12 लगातार अपलोड कर रहा हूँ, है ना। वो केवल मैंने 11-12 के लिए और IIT मेंस एडवांस के लिए अलग से उसको बना ही दिया है, स्पेशली चैनल, है ना। क्या नाम उसका है, उसका नाम है ज्ञान कोश IIT मैथ्स। ऐसा आप लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उसमें लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि HD मैथमेटिक्स में भी हैं सफिशिएंट, मतलब मोर देन सफिशिएंट वीडियो हैं, लेकिन इसमें मैं और डिटेल से 11-12 IIT लेवल से लगातार अपलोड कर रहा हूँ, और डिटेल से, मतलब इसमें हर टॉपिक बहुत डिटेल से आपको मिलेगा। मेंस एडवांस के लिए IIT के लिए स्पेशली मैंने अलग चैनल बना दिया है, ठीक है। धीरे करके ग्रो कर रहा है अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, तो देखो बच्चों, अब इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज के कन्वर्जेंट चेक करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसके एन टर्म के सम को निकालें, ठीक है ना। और अगर हम एन टर्म के सम को निकाल पाए तो फिर इससे अच्छा मेथड सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक करने का दूसरा नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर सीरीज में एन टर्म का सम निकाल ही पाएं। अगर हम एन टर्म का सम निकाल लें तो फिर उसकी लिमिट ले लें और समझ में आ जाएगा सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है ना। तो अगर हम एन टर्म का सम निकाल पाए तो इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं बेटा फिर। लेकिन अगर मान लीजिए हम एन टर्म का सम नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए। वो टेस्ट तभी लगाते हैं जब हम एन टर्म का सम ना निकाल पाए। तो 10-12 टाइप के वो टेस्ट हैं, वो टेस्ट सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा बारी बारी से, है ना। वो टेस्ट भी देखने पड़ते हैं, कौन सा टेस्ट कहाँ लगाना है, ये नहीं कि हर जगह हर टेस्ट नहीं लगता, है ना। तो वो टेस्ट तब काम आते हैं जब हम एन टर्म का सम ना निकाल पाए। और अगर हम एन टर्म का सम निकाल लें तो किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट निकालें और आंसर देखें आखिर आ क्या रहा है, उसी हिसाब से वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखो जरा ध्यान से। तो पहले बेटा मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन जरा एक दो अच्छे करा दूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए सवाल को करने का, ठीक है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं यहाँ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे ये दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हाँ बच्चों देखो ध्यान दो बेटा, मान लो मैं क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है ये है सिग्मा 1/n इंटू n प्लस 1, ऐसे मान लो मैं क्वेश्चन दिया गया। तो जब भी कुछ सिग्मा के साथ दिया जाए समझ लेना कि वो सीरीज है, हालांकि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होती है, हर बार लिखते नहीं है, मतलब ये एक सीरीज है। ऐसे भी दे सकते थे, ये लिख देते un बराबर दिस है ना, और लिख देते कि सिग्मा ऑफ un एक सीरीज है, ऐसे भी लिख सकते थे। मतलब कुल मिला के ये है कि ये nth टर्म है, nth टर्म से हम एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं, और उसके आगे सिग्मा लगा दिया तो इसका मतलब वो सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। कन्वर्जेंस मतलब बताना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मतलब ये बताना है कि इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगर सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो मतलब उसके इनफाइनाइट का सम हम निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे आसान काम, सबसे पहला काम क्या होगा, ये इसका nth टर्म है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा Sn। चेक करें कि क्या इसका Sn पॉसिबल है, Sn का मतलब क्या इसके n टर्म का सम पॉसिबल है। हम अपने सिंपल मेथड से क्या इसके n टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो बेटा अब देखो जैसे यहाँ पर n टर्म का सम कई तरीकों से निकलता है, और उसके लिए फिर वो सब बेसिक होते हैं। ये सब बेसिक वही क्लास 11 के बच्चों को सिखाए जाते हैं प्रोग्रेशन वगैरह में, तो आप चाह करके चाहें तो प्रोग्रेशन एक बार पढ़ लीजिए, हालांकि जरूरत पड़ने पर मैं बताऊंगा। अब देखो इसका तरीका ये होता है, जैसे ऊपर 1 है और नीचे 2 टर्म है, तो इसमें क्या होता है हम nth टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये tn है, इसका कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर n लिखा, यहाँ पर n प्लस 1 लिखा। देखो ये शॉर्टकट तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का। ये तरीका पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्टकट तरीका होता है। ये तभी लगता है जब नीचे दोनों के दोनों या तीनों या चारों जितने भी टर्म नीचे हैं वो लीनियर हो, तब ये लगता है, ये बात ध्यान रखना। और पार्शियल फ्रैक्शन करते तब हैं जब ऊपर n की पावर कम हो नीचे ज़्यादा हो। यहाँ तो ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर तो n की पावर 0 है, तो मतलब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। देखो अब क्या करते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, कैसे करते हैं। हालांकि तुमने तरीका और सीखा होगा, इसमें a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग मान के करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये तब लगा सकते हैं जब नीचे जो है वो लीनियर टर्म हो। देखो जैसे n की वैल्यू 0 रख दो, इसको छोड़कर तो 1/1 यानी 1 मिल जाएगा। इसको 0 करो तो n क्या आएगा, -1 आएगा। तो n को -1 रख दो इसको छोड़कर, तो 1/-1 यानी कि -1 आ जाएगा। ये हमारा tn हो गया। अब देखो समझो, अब हम क्या करते हैं, इस tn में n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाते हैं। n को रखेंगे 1, ठीक है, n को रखेंगे 2। इसी tn में n की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर रखते जाते हैं, और लास्ट में इसको हम n की जगह पर n ही लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है कि n टर्म को जोड़ना। भाई Sn का मतलब यही तो हो गया, t1 t2 t3 t4 tn तक को सबको जोड़ दो। तो जब हम इन सारे टर्म को आपस में जोड़ेंगे, जैसे इन सबको आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे ये -½ +½ से कैंसिल हो जाएगा, -1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी अपने पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा और एक 1/n+1 बचेगा। तो क्या हुआ, ये हुआ, एलसीएम ले लें, ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, n+1 - 1, तो ये हो जाएगा n/n+1। तो ये n टर्म का सम हम निकाल पाए। क्या हुआ, n टर्म का सम हम निकालने में कामयाब हो गए, n टर्म का सम हम यहाँ पर निकाल सके, है ना। जरूरी नहीं है कि हम n टर्म का सम हर सीरीज में निकाल ही लें, फिर तभी तो उसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए। जब हम n टर्म का सम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर उनके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए
कि भाई टेस्ट लो और चेक करो कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है ना। तो वो बताएंगे बाद में आपको भी। पहले हम ये वो देख रहे हैं कुछ ऐसे सवाल जहां पर हम n टर्म का सम निकाल पा रहे हैं, है ना। देखो अब क्या होगा, इसकी इंफिनिटी पर लिमिट निकालो, किसकी, Sn की। अब देखो Sn की लिमिट इंफिनिटी पर निकालनी है तो n/n+1 हो गया। अब देखो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, जब इंफिनिटी पर लिमिट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मिला करके, देखो n की सबसे बड़ी पावर 1 है तो n से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे मिला करके n से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड किया जाता है इंफिनिटी लिमिट निकालने के लिए। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ 1/1 प्लस 1/∞ 0 तो 1/1 यानी 1 आंसर आ गया। मतलब देखो आंसर क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो आंसर फाइनाइट का मतलब ये हुआ कि हमारी जो सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। और ये जो आया है एक्चुअली ये इसके इनफाइनाइट टर्म का सम है। मतलब जैसे अगर हमसे कहा जाता कि इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालिए तो भी उसका यही तरीका था। जैसे वो आपसे कहता कि इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालिए तो भी उसका यही मेथड था। पहले आप n टर्म का सम निकालते, उसके बाद उसकी इंफिनिटी पर लिमिट लेते। अब देखो यहाँ पर लिमिट फाइनाइट आ गई चूंकि, तो इसका मतलब ये हमारी सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। और ये जो आया है आंसर ये क्या है, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम आया है ना। तो किसी भी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म के सम को निकालने का भी बेटा यही तरीका होता है। इसको जरा लिख लो बच्चों ध्यान से, फिर मैं आपको, मतलब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा s इनफाइनाइट है ये 1 है। मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम कितना हो गया, 1 हो गया। और ये Sn था, है ना बच्चों। तो अगर हम किसी सीरीज के n टर्म का सम निकाल पाए, Sn निकाल पाए। अब Sn के लिए कई तरीके, देखो जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है, ऐसे Vn मेथड होता है। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर हमको सवाल वही मिलेंगे जहां पर हम n टर्म का सम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो हमसे टेस्ट पूछना चाहता है अक्सर, है ना। तो इसलिए टेस्ट की इंपॉर्टेंस, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो भी सिलेबस है वहाँ टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। मतलब इस प्रकार के सवाल आपको बहुत रेयर ही मिलेंगे जहाँ पर हम Sn निकाल पाएँ, क्योंकि अगर इस प्रकार के सवाल वो ज़्यादा दे देगा तो बच्चा टेस्ट तो लगाएगा ही नहीं, टेस्ट उसको आएंगे ही नहीं। तो टेस्ट पूछने के लिए अब अलग अलग टेस्ट होते हैं, 8-10 टाइप के टेस्ट अगर हम दिमाग में रखेंगे तो सारे सवाल हमारे निकल जाते हैं। वो टेस्ट हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें कराना चाहता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे। ऐसे हवाई बातें करने से बेटा मैथ्स समझ में नहीं आती। फिर वही होता है कि मैथ्स को हम याद करने लग जाते हैं और मैथ्स से दूर भागने लग जाते हैं। जिस दिन आप बिना समझ के याद करने लग जाएंगे उस दिन फिर आप मैथ्स से दूर होते चले जाएंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने बेटा एक सवाल किया और उसके बेसिक को समझा। तो इस तरीके से हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए एंजॉय करते करते बेटा चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसके लगातार वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। ये एक अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और मैंने बताया सीक्वेंस में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट, उसका नाम रियल एनालिसिस है, उसका ही बेटा मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे चैनल की जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप प्लेलिस्ट में एंटर करेंगे तो बहुत से टॉपिक आपको मिलेंगे अलग अलग, है ना। पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पीजीटी के लिए अलग से आपको मिलेगा, जैम के लिए आपको मिलेगा, CSIR नेट के लिए आपको मिलेगा, MSc के बहुत टॉपिक मिलेंगे। बहुत से बच्चे जिद करते हैं सर ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में मैं सब बच्चों को बेसिक चीज़ें बता दूँ, क्योंकि चीज़ों का एक दूसरी जगह यूज़ होता रहता है। इसलिए मैं मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर शुरू करने की सोच रहा हूँ कि हर जगह में आपको बेसिक बातें पहले बता दूँ, क्योंकि जैसे कुछ भी करने चलूँ तो वहाँ कन्वर्जेंट का यूज़ आ जाएगा। तो इसलिए सब कुछ बेसिक पहले हमको आना चाहिए, ठीक है। कई टॉपिक तो बेटा मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। जैसे ग्रुप थ्योरी आप देखोगे, मॉडल जबरा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया उसको, है ना। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर, ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ चीज़ें इससे बची, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और बढ़िया सवाल करेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।